कल भौतिकी के राष्ट्रीय प्राध्यापक श्री एस.सी. वर्मा को सुन रहा था, जो आईआईटी कानपुर से 2017 में सेवानिवृत्त हुए हैं। वे भारतीय शिक्षा व्यवस्था की दुर्दशा को बहुत गहराई से रेखांकित कर रहे थे। वे बता रहे थे कि आजकल हम अपने छात्रों को इतनी बैसाखियां देते हैं कि वो सक्षम विद्यार्थी भी एक मानसिकता में, एक लाचार मानसिकता का शिकार होकर बेचारा बन जाता है। वे बता रहे थे कि राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं नीट और जी के जो क्वालिफाई करके जो नाम लिखाते हैं, एडमिशन लेते हैं, तो बता रहे थे 2017 की बात, अपने आईआईटी कानपुर की बात, कि उस समय कोई 400 विद्यार्थियों का इनरोलमेंट हुआ था और उसकी प्रथम जो परीक्षा हुई थी उसमें से 97 विद्यार्थी फेल हो गए। और फिर आगे बता रहे थे कि जो पास हुए उनका कट ऑफ नंबर 23 रखा गया था, मतलब 23 से अधिक प्राप्त करने वाले सफल हुए थे और उसमें भी 97 स्टूडेंट असफल हो गए थे और 23 नंबर भी 200 में लाना था, मतलब 12.5% नंबर नहीं लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 97 थी। और इसीलिए बताते थे कि हर इंस्टीट्यूट में एक मनोवैज्ञानिक को रखना पड़ता है ताकि वे किसी एडिक्शन का, ड्रग एडिक्शन का शिकार नहीं हों, और शिकार हो जाते हैं। उनका मानना था कि हम लोग कोचिंग संस्थाओं में बैसाखी दे करके, वो अंडरलाइन कर रहे थे, पटना और देहरादून में उन्होंने पढ़ा कहीं कि नर्सरी से 8वें क्लास तक के बच्चों को ट्यूशन गाइडेंस दिया जाता है। तो ये बता रहे थे भारतीय शिक्षा पद्धति की दुर्दशा क्या है, जो स्थिति क्या है, उसको रेखांकित कर रहे थे। और उसका कारण बता रहे थे कि हम लोग विज्ञान को किताबों में पढ़ते हैं, नेचर में नहीं पढ़ते हैं। एक बड़ा बढ़िया उदाहरण बता रहे थे कि बच्चे जो 2 साल के हैं वे भौतिकी के नियमों को उसी समय से समझना शुरू करते हैं। जब वे खेलते हैं तो खिलौना को कहीं रख देते हैं, फिर दूसरे खिलौने को खेलने चले जाते हैं, फिर तीसरे को, और जब उनको याद होता है कि हमें वो खिलौना खेलना है तो वे बच्चे वहीं आकर के ढूंढते हैं जहाँ पर उस खिलौने को अंतिम समय में रखा था। उन्हें मालूम है कि जड़ता का सिद्धांत इन खिलौनों पर भी लागू है और मैंने जहाँ रखा है जब तक उस पर कोई दूसरा बाह्य बल नहीं लगेगा, कोई दूसरा व्यक्ति उसे नहीं हटाएगा, तो खिलौना वहीं होना चाहिए। मतलब उन्हें जड़ता के नियम का विश्वास था, और यदि वो खिलौना नहीं है तो अपने भाई बहन, माँ, पिताजी से पूछता है कि आपने खिलौना कहाँ रखा है, मतलब आपने जो एक्सटर्नल फोर्स लगा करके दूसरे जगह रखा है तो वो स्थान कहाँ है। इनका कहना था कि भले आप सैद्धांतिक रूप से क्लास 9वीं में इसको आप पढ़ते हैं, जानते हैं, लेकिन बच्चे को इसी प्राकृतिक रूप में आप उनको उसी समय से इनके सवालों का, इनके इन व्यवहारों को वैज्ञानिक आधार देना शुरू कीजिए। उन्हें सवालों को पूछने के लिए प्रेरित कीजिए, और जब वे सवालों की उलझन में उलझ जाएं तो आप खुशी मनाइए कि उस बच्चे ने, उस विद्यार्थी ने अपने से कुछ सोचने का प्रयास किया। एक बहुत अलग बात, बहुत गंभीर बात बता रहे थे, तो मैं उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए, ये तो विद्यालयों की बात कर रहे हैं, जो फाउंडेशन संस्थान है उनकी बात कर रहे हैं, लेकिन मैं तो कुछ अलग बात करना चाह रहा हूँ, उसी बात को बढ़ाना चाह रहा हूँ। आजकल शैक्षणिक जगत में यह चर्चा है कि विश्व के सर्वोत्कृष्ट 200 विश्वविद्यालयों की सूची में एक भी भारतीय विश्वविद्यालय नहीं है। प्रोफेसर वर्मा यह भी बता रहे थे कि ऐसा नहीं है कि भारत में उत्कृष्ट विद्यार्थी, उत्कृष्ट वैज्ञानिकों की कमी है। ऐसा इसलिए है, उनका मानना था कि भारत कोई 5 करोड़ 1 करोड़ का देश नहीं है,
140-50 करोड़ का देश है, तो कुछ विद्यार्थी, कुछ लोग तो ऐसे होते ही हैं जो अपने मौलिकता को बनाए रखते हैं, बिना बैसाखी के चिंतन करते रहते हैं, और उनका निकलना और उनका सफल होना फिर यथार्थता में तब्दील होना भी व्यावहारिक होता है। मतलब वैसे कुछ संख्या है जिनको हम उदाहरण के स्वरूप में लेकर के भारतीय शिक्षा व्यवस्था की दुर्दशा को ढकने का प्रयास करते हैं। वह स्वाभाविक है, लेकिन जितना बड़ा भारत है उतना बड़ा जो स्थिति है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। इसे आप एक उदाहरण से समझें। भारत की आबादी यदि 140 करोड़ से ऊपर है और जर्मनी की आबादी यदि 7 करोड़ के लगभग है, मतलब भारत की कुल आबादी का 5% जर्मनी में निवास करता है। और भारतीय हाल में संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान के बाद जर्मनी जो चौथा स्थान पर था और भारत 5वें स्थान पर था, जर्मनी को विस्थापित करके भारत जो है चौथे स्थान पर आ गया। मतलब 140 करोड़ के देश ने अपनी समस्त आबादी के 5% की आबादी 7 करोड़ वाले जर्मनी को पीछे कर दिया, मतलब उसके बराबर पर हैं। बहुत से लोग खुशी मनाते हैं, मुझे बहुत शर्म आती है कि यह कितनी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि भारत की 5% आबादी भी जर्मनी के एक औसतन आबादी के बराबर नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 5% यदि हम भारतीयों को उसके औसत के बराबर लेते हैं तो शेष 95% भारतीयों को हम पशु मान नहीं सकते हैं। और यदि 95% शेष भारतीयों को यदि हम आदमी माने, इनका भी योगदान यदि 3% हो तो 95-98% आबादी का कंट्रीब्यूशन यदि 3% होता है तो भारत में 2% आबादी भी औसत जर्मन आबादी से बेहतर नहीं है, इसलिए यह जर्मनी के बराबर है। यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत में 2% आबादी भी एक औसत जर्मन आबादी के गुणवत्ता के बराबर नहीं है। तो विश्व के सर्वोत्कृष्ट 200 विश्वविद्यालयों की सूची में एक भी भारतीय विश्वविद्यालय नहीं है, यानी भारत की उच्च शिक्षा यानी महाविद्यालयी और विश्वविद्यालयी शिक्षा भी गुणवत्तापूर्ण और उत्कृष्ट नहीं है। मैं पहले भी माननीय प्रोफेसर वर्मा की बातों का जो स्कूल में माध्यमिक और पहले के स्कूल में जो फाउंडेशन है उस पर अफसोस की बात कर चुका हूँ। तो सामान्य शिक्षा की अवस्था तो सभी को ज्ञात है, जिसे वे भी रेखांकित कर रहे थे, लेकिन उच्च शिक्षा के साथ ऐसा क्यों है? इसके लिए यदि कोई दोषी है तो हमारे तथाकथित विद्वान प्रोफेसर, नीति निर्धारक ही हैं इस भारत के उच्च शिक्षा के दुर्दशा के लिए, जिनके बच्चे भारतीय विश्वविद्यालयों में नहीं पढ़ते हैं, विदेशों के विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं। यदि यह सही है कि भारतीय शिक्षा की बहुत दुर्दशा है तो इसका समाधान क्या होगा? भारतीय विश्वविद्यालयों को उत्कृष्ट कैसे बनाया जाए, यह एक बहुत गंभीर और चिंतनीय विषय है। कैसे एक विश्व गुरु भारत की यह वर्तमान में दुर्दशा है, यह प्रश्न अर्थात इस कैसे का मूल्यांकन भी एक गंभीर और विशद विषय है, विचार उत्तेजक भी है। क्यों? क्योंकि हम ऐतिहासिक शक्तियों, साधनों और उनकी प्रक्रियाओं को समझना और जानना नहीं चाहते हैं। हम जो है इतिहास की, संस्कार और संस्कृति की व्याख्या मनमाने तथ्य और साक्ष्य के आधार के बिना करते हैं। तो यदि इस विषय को यदि हम आगे जाएं कि ऐसा क्यों है, तो यदि हम विश्व के सभी देशों की शैक्षणिक स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन करें तो इस विभाजन का जो आधार सुस्पष्ट होता है, उससे आप यही पाएंगे कि हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति या तो जड़ है या हमारी संस्कार और संस्कृति गतिशील है।
संस्कार शब्द बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। इसे प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक गुस्ताव कार्ल जंग सामूहिक अचेतन कहते हैं। जो समाज का जो सामूहिक अनकॉन्शसनेस होता है, कलेक्टिव अनकॉन्शसनेस होता है, जो हमें स्वचालित ऑटोमेटेड मोड में रखता है, बिना सोचे विचारे हम जो बात व्यवहार करते हैं, जो चिंतन लाते हैं, जो सोचते हैं, करते हैं, यही है जो हमारा अचेतन है, हमारे समाज का अचेतन है। इसी को संस्कार कहते हैं और संस्कारों के समुच्चय को संस्कृति कहते हैं। मतलब ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे समाज को स्वचालित करता रहता है, ये पूरी संरचना को संचालित करता है, नियंत्रित करता है, प्रभावित करता है। तो हम जब इन देशों को की जब तुलनात्मक स्थिति करते हैं, मतलब जो शैक्षणिक स्थिति में बेहतर हैं, मतलब जो विकास के दौड़ में बेहतर हैं और जो विकास के दौड़ में पिछड़े हुए हैं, दो ही वर्गीकरण होता है। कुछ देश अपने को पिछड़ा नहीं कहने के लिए एक नया शब्द विकासशील शब्द गढ़ लिया है, अपनी लज्जा और अपनी झेप को मिटाने के लिए। दरअसल दो ही वर्गीकरण होगा, या तो विकसित होगा या अविकसित होगा, और बाकी जो है वो अपनी झेप, अपनी लज्जा को मिटाने के लिए वो शब्द गढ़ा गया है। तो इसका आधार आप देखेंगे सांस्कृतिक जड़ता और सांस्कृतिक गतिशीलता ही होगा। यानी जिन समाजों या राष्ट्रों में सांस्कृतिक जड़ता मजबूत होगी वो सांस्कृतिक रूप से जड़ समाज है। तो सांस्कृतिक जड़ता होती क्या है? तो तथाकथित महान सांस्कृतिक धरोहर और परंपरा के नाम पर, मैं फिर से दोहराऊं, ये सांस्कृतिक जड़ता, एक कल्चरल इनर्सिया होती क्या है? तो अपने तथाकथित महान सांस्कृतिक धरोहर और महान परंपराओं के नाम पर आधुनिकता, वैज्ञानिकता, तार्किकता, मानवता, न्यायवादिता, समता एवं समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का ही व्यावहारिक विरोध करना ही सांस्कृतिक जड़ता, कल्चरल इनर्सिया होता है। और इसी के जो सापेक्ष दूसरा शब्द है सांस्कृतिक गतिशीलता, कल्चरल डायनामिक क्या होता है? कल्चरल डायनामिज्म क्या होता है? तो सामाजिक गतिशीलता, तकनीकी विकास, बाजार के साधनों और शक्तियों की अनिवार्यताओं और आवश्यकताओं के अनुरूप आधुनिकता, वैज्ञानिकता, तार्किकता, मानवता, न्यायवादिता, समता एवं समानता, मतलब इक्विटी एंड इक्वलिटी, स्वतंत्रता, बंधुता को वास्तविक समर्थन देना, उसे सशक्त करना और उसके अनुकूल अपने को करने के लिए सदैव तत्पर रहना ही कल्चरल डायनामिज्म है, सांस्कृतिक गतिशीलता है। अब मैं इस बात को आगे बढ़ाते हुए देखूं तो एक एनालिटिकल एंड क्रिटिकल इवैल्यूएशन की ज़रूरत होगी। इन संस्कृतियों की व्यापक विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक मूल्यांकन करने की आवश्यकता होगी। तो मैं भारत का हूँ, इसलिए मुख्य संदर्भ भारत रहेगा। भारत के संबंध में इससे भी ज़्यादा दुखदाई यह है कि भारतीय तथाकथित विद्वानों की इसके संबंध में जो सोच है, जो दृष्टि है, जो नज़रिया है, जो समझ है, वह मान्यतावादी ज़्यादा है और तर्कवादी कम है। ये भारतीय विद्वान सरकारी महकमों में उच्च पदों पर विद्यमान हैं या हाल तक नीति नियंता रहे हैं या नीति नियंता हैं। ऐसे कई भारतीय विद्वान भारतीय विश्वविद्यालयों, संबंधित प्राधिकरणों और शैक्षणिक जगत के तथाकथित स्थापित शैक्षणिक सलाहकार या प्राधिकार हैं। ये लच्छेदार अंग्रेजी लिखते हैं, बोलते हैं, लेकिन इनके बच्चे भारतीय विश्वविद्यालयों में नहीं अपितु विदेशी विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं और इनके उच्च पद पर इनकी योग्यता में इनकी सामाजिक पूंजी, सोशल कैपिटल का, बाई प्रोडक्ट का ज़्यादा महत्व होता है। मतलब इनकी मुख्य योग्यता इनका सामाजिक संबंध है जिसका मुख्य आधार सांस्कृतिक साम्राज्यवादी ढांचे में निहित होता है।
ऐसी स्थिति सिर्फ भारत में नहीं है, बल्कि सभी पिछड़ी हुई संस्कृतियों में है। दरअसल यही लोग भारत सहित सभी पिछड़े हुए देशों की शैक्षणिक दुर्दशा के मूल और मुख्य कारण हैं, जिसको वे कभी रेखांकित नहीं करना चाहते। मतलब ऐसे विद्वान एक कल्चरल एनर्सिया को, कल्चरल डायनामिज्म को रेखांकित नहीं करना चाहते। ऐसे विद्वान कभी भी साम्राज्यवादी सांस्कृतिक जड़ता को, इनर्सिया ऑफ कल्चरल इंपीरियलिज्म का इन्हें एहसास ही नहीं होता। मतलब कोई सांस्कृतिक साम्राज्यवादी जड़ता है, इसका इन्हें एहसास नहीं है, और यदि एहसास है तो इसको वे व्यक्त नहीं करते हैं। हालांकि यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि ऐसे शैक्षणिक विद्वानों को इतिहास, दर्शन और मनोविज्ञान की व्यावहारिक समझ नहीं होता है, और ऐसे ही अधपके विद्वान नीति निर्धारक बनने हुए होते हैं। इनको इतिहास के बदलते स्वरूप की समझ नहीं होती, इसीलिए संस्कार और संस्कृतियों के बदलते स्वरूप की, उनके डायनामिक्स की समझ नहीं होती। इनको बाजार को क्रियान्वित करने वाले साधनों और शक्तियों की क्रियाविधि की कोई जानकारी नहीं होती, इसीलिए इनका ऐतिहासिक शक्तियों के विश्लेषणात्मक मूल्यांकन का महत्व भी पता नहीं होता, और न समझने का संभवतः स्तर भी नहीं होता। ये इतिहास के दर्शन, हिस्टोरियोग्राफी को भी नहीं समझ पाते, इसीलिए ये संस्कार और संस्कृति के दर्शन को भी नहीं समझ पाते, और इस पर जो बदलाव हो रहा है उन कारकों को भी नहीं समझ पाते। इन तथाकथित शैक्षणिक भारतीय सहित विद्वानों को कभी भी सांस्कृतिक साम्राज्यवादी जड़ता की समझ नहीं होती, इसीलिए इनकी शैक्षणिक नीतियाँ इस सांस्कृतिक साम्राज्यवादी की जड़ता में जड़ हो गया है। इसको समझने में वे कतई समर्थ नहीं होते। वे राजनीतिक साम्राज्यवाद समझते हैं, वणिक साम्राज्यवाद, मर्केंटाइल इंपीरियलिज्म, औद्योगिक साम्राज्यवाद, इंडस्ट्रियल इंपीरियलिज्म को आदि को जानते समझते होते हैं, लेकिन उन्हें फिनेंशियल इंपीरियलिज्म, वित्तीय साम्राज्यवाद, डेटा इंपीरियलिज्म, डाटा साम्राज्यवाद और कल्चरल इंपीरियलिज्म, सांस्कृतिक साम्राज्यवाद की संभवतः कोई समझ नहीं होती। और ऐसे विद्वान शैक्षणिक नीतियों के नियामक संचालक बनकर इन देशों की, इन संस्कृतियों के भविष्य को गढ़ने वाले बने हुए हैं, और यही भारत के दुर्भाग्य का कारण है। अब मैं आगे बात कहूँ तो मैंने देखा है कि ये भारतीय शैक्षणिक विद्वान अपनी बातों में एकेडमिक एक्सेलेंस, अकादमिक उत्कृष्टता, इंडस्ट्री पार्टनरशिप, वाणिज्यिक सहभागिता, डिजिटल टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट, डिजिटल तकनीकी समर्थन, स्ट्रॉन्ग फिनेंशियल सपोर्ट, मजबूत वित्तीय समर्थन एवं रोबस्ट सर्विसेज सपोर्ट, ज़बरदस्त सेवा सहयोग का अभाव का रोना रोते हुए आधुनिकता दिखाते हैं। ऐसा करते हुए वे अपनी शैक्षणिक मौलिक और मूलभूत समझ के अभाव और दूरदृष्टि के अभाव को ढके रहते हैं। क्योंकि ऐसे ऐसे लच्छेदार शब्द कहेंगे मानो वही कमी है, और उसको दूर करते ही ये सारे चीज़ को ये आगे बढ़ा देंगे। लेकिन ये ऐसा करके वे मूल और मौलिक समस्या की जड़ों पर जाने से बचे रहते हैं। इंटरैक्टिव डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म, कंट्रीब्यूशन ऑफ लेस परसेंटेज ऑफ जीडीपी, सोशल इम्पैक्ट इनिशिएटिव, डाइवर्स इंक्लूसिव कैंपस आदि आदि आकर्षक, आधुनिक, तकनीकी और इनोवेटिव नवाचारी शब्दों का उल्लेख अपनी बातों में अवश्य करेंगे, जिसे वे विदेशी अंग्रेजी अखबारों में पढ़ लेते हैं और भारत में विद्वता का एहसास दिलाते हैं। वे अपने को ज्ञानी होने का आभास देते हैं, लेकिन वे चिंतन विहीन रट्टू तोता होते हैं। इन्हें अपनी सांस्कृतिक जड़ता की समझ का जिक्र करने की कोई ज़रूरत समझ में नहीं आती। ऐसा ज्ञानताबस करते हैं या जानबूझकर करते हैं, ये तो वही समझें, लेकिन
इन्हें अपनी परंपरागत सांस्कृतिक जड़ता का लाभांश डिविडेंड मिलता रहता है। चूँकि ये अपने सामाजिक पूंजी के बदौलत भारत के शैक्षणिक नीति नियामक बने हुए हैं, इसीलिए इनकी योग्यता की सापेक्षिक कमी है। चूँकि ऐसे नीति निर्धारकों को अपनी संस्कृतियों और पारिस्थितिक माने इकोलॉजिकल कंडीशन को सरकमस्टांसेस के अनुरूप चिंतन सामर्थ्य नहीं होता है, इसीलिए अपनी बातों को अपनी आकर्षक और आदर्शात्मक शब्दावली का प्रयोग कर पूरे व्यवस्था को उलझाए हुए रहते हैं। यदि आप विश्व के सर्वोत्कृष्ट विश्वविद्यालयों की सूची का अवलोकन करेंगे तो उसमें एक ही बात कॉमन होगी, सामान्य होगी, अर्थात सभी में शामिल होगी कि इन सभी विकसित राष्ट्रों या समाजों की संस्कृति आधुनिक, वैज्ञानिक, तार्किक, न्यायिक और मानवतावादी है। इन समाजों की संस्कृति में ढोंग, पाखंड, अंधविश्वास और अनावश्यक कर्मकांड का सर्वथा अभाव रहता है। इन देशों में यानी इन समाजों में वैज्ञानिक मानसिकता, साइंटिफिक टेम्पर होती है। आस्था, डिवोशन के स्थान पर प्रश्नों, शंकाओं को सम्मान मिलता है। व्यक्ति और समाज के अस्तित्व में संतुलन होता है। तार्किकता, लॉजिक और विवेकशीलता, रैशनलिटी होती है। स्वतंत्रता एवं समता, समानता होती है। इक्वलिटी और इक्विटी में व्यवहारिक स्थान होता है। राजनेताओं और नीति नियामकों की बातों, विचारों, भावनाओं और व्यवहारों में एक इंटीग्रिटी रहती है। जो वे सोचते हैं, जो बोलते हैं, जो करते हैं, अर्थात पिछड़े देशों यानी इन संस्कृतियों के में इन मौलिक तत्वों की स्थिति का उल्टा स्थान होता है। स्पष्ट है कि शासन का ईश्वर के किसी रूप में आस्था नहीं होता और शिक्षा के मूल में इन बातों का होना अनिवार्य होता है, लेकिन पिछड़े हुए देश इससे बचते होते हैं। शिक्षा में आलोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग होता है। प्रश्नों को पूछने और शंकाओं को सम्मान मिलता है। वैज्ञानिकता से किसी भी परंपरागत भावनाओं को खंडित किया जा सकता है। तर्कवादिता के साथ विवेकशीलता भी महत्वपूर्ण होता है। लेकिन भारत सहित सभी पिछड़े हुए देशों यानी संस्कृतियों में इन अवैज्ञानिक एवं अमानवीय सिद्धांतों को सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी गई है। जो सांस्कृतिक धरोहर प्राचीन नहीं है, ये मध्ययुगीन उत्पत्ति है। ये कागज़ों के आने के बाद कागज़ों पर लिखी हुई है और इसी समय की उत्पत्ति है, इसी समय की समकालिक है। भले ही इनका संदर्भ प्राचीनतम बताया जाता हो, लेकिन इसका संपादन मध्यकाल के साधन और शक्तियों के सापेक्ष उनके अनुकूलनशीलता में किया गया है। इसे ही कंटेम्पोरेरियस स्ट्रक्चर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। यह सांस्कृतिक साम्राज्यवाद एक वैश्विक घटना थी जो वैश्विक सामंतवाद का क्षेत्रीय सांस्कृतिक उत्पाद था। सांस्कृतिक साम्राज्यवाद को यूरोप ने पुनर्जागरण आंदोलन के द्वारा और रूस और चीन और जापान ने अपने सांस्कृतिक क्रांति के द्वारा इसको बदल दिया और आज वे आगे बढ़े हुए हैं, लेकिन भारत में इसका विमर्श ही शुरू नहीं हुआ है। भारत आज इस वैश्विक गांव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो गया है। भारत की आबादी संपूर्ण आबादी की 17% हो गई है और इस ग्लोबल विलेज का भारत एक टोला बन करके रह गया है। अब आप अपने को आइसोलेटेड, अलग बिलग नहीं रख सकते हैं। हम लोग अवैज्ञानिक, अतार्किक, अविवेकी और लोकतांत्रिक मानवता विरोधी सांस्कृतिक यथास्थितिवाद को मजबूत रखते हुए आज वैश्विक संदर्भ में पिछड़ते जा रहे हैं। भारत की सबसे बड़ी आबादी होने के कारण भारत विश्व का सबसे बड़ा बाजार है और भारत की आबादी के खाने और पचाने की क्षमता के कारण भारत की वैश्विक पूंछ तो है, लेकिन इसका कोई बौद्धिक अर्थ आप नहीं निकालें, यह बात अलग है।
शिक्षा ही शांति, समृद्धि, विकास आदि का महत्वपूर्ण साधन है, प्रक्रिया है, क्रियाविधि, मैकेनिज्म है। इसलिए शिक्षा को उत्कृष्ट, सांदर्भिक, रिलेवेंट, वैज्ञानिक, तर्कशील और विवेकशील होना चाहिए और तत्क्षण बदलती हुई दुनिया की आवश्यकताओं के कदम से कदम मिलाता हुआ होना चाहिए। उत्कृष्ट शिक्षा ही ईश्वर, आत्मा, पुनर्जन्म, कर्मवाद के ढोंग, पाखंड, अंधविश्वास और अनावश्यक कर्म कांड को खंडित करते हुए उत्कृष्टता पर छा गए, भारत की उत्कृष्टता पर छा गए धुंध को मिटा सकता है और भारत को वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी को मौलिक और मूलभूत आधार दे सकता है। शिक्षा में अनिवार्य रूप से सांस्कृतिक जड़ता जो जड़ कर गई है उसे दूर कर ही सांस्कृतिक गतिशीलता लाना होगी। इस पर आप भी ठहर करके विचार करें और गंभीर हो करके भी विचार करें और इसी से शिक्षा ही सुधरेगा। अज्ञानता ही सभी दुखों का कारण है, अज्ञानता ही सभी समस्याओं का कारण है और जब उपयुक्त शिक्षा आपका गुणवत्तापूर्ण होगा तो सारी समस्याओं का निराकरण होगा और एक बार फिर भारत आभा से रत, फुल ऑफ ऑरा का क्षेत्र कहा जाएगा। आभा रत यानी भारत बनेगा, यह इंडिया फिर से एक बार आभा से रत प्रदेश बनेगा। सुनने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।